उठ के अब बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ के अब बज़ में जहां का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। नाज़रीन, मशरिक़ व मग़रिब में एक अजीब कैफ़ियत पाई जाती है और ज़्यादातर इस वक्त ये कैफ़ियत मशरिक़ में है, जंग की कैफ़ियत। ये जंग लड़ने वाले मग़रिब से आए हुए हैं, लेकिन जंग लड़ी जा रही है मशरिक़ में। और मशरिक़ में ये जंग लड़ी जा रही है किसके मफादात के लिए, कौन से मफादात के लिए, किन चीज़ों के लिए, किन मकासद के लिए और किन अहदाफ़ के लिए। ये बात एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। लेकिन हम यकीनन सोचने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, रिसर्च करने वाले मौजूद हैं और इस हवाले से अपने लोगों को, अपने अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, मुसलमानों को, उम्मत को ये बताने वाले मौजूद हैं कि इस उम्मत के अंदर वसाइल क्या हैं, क़ुव्वत क्या है, उनकी कौन सी क़ुव्वत है, कौन सी ताकत है, जिसके पीछे सारा मग़रिब भी पड़ा हुआ है और मशरिक़ में उसके एजेंट भी हैं। हमारे आज के मेहमान मारूफ़ रिसर्च स्कॉलर अबू वक़ास आबिद नज़ीर साहब हैं। मुख्तलिफ़ जामियात में, तालीमी इदारों में और रिसर्च करने के शौकीन और रिसर्च के हवाले से लोगों के दरमियान भी प्रेजेंटेशंस देते रहे हैं और उनको अपनी रिसर्च से उनके साथ शेयर करते रहे हैं। अबू वक़ास साहब हमारे यहाँ खुश आमदीद। हम आपसे बात चूँकि ये हुई है कि मशरिक़ में जंग लड़ी जा रही है, तो बात ये है कि ये क्या ये जंग पाकिस्तान और इर्द गिर्द और फिर मशरिक़ वस्ता, ये जो जंग लड़ी जा रही है इसके मकासद कुछ सियासी हैं, कुछ लिसानी इलाक़ाई हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े के हैं, या इसके पीछे क्या चीज़ है और ये इसका पीछे असल चीज़ कहाँ से शुरू होती है? देखिए जी, इस दौर के अंदर, बल्कि हर दौर के अंदर ही जब जंगें लड़ी गई हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल इनका जो सिमत होती थी, कोई एक वजह मखसूस नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर हम पिछले 200-300 साल की पोजीशन देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क़ुव्वत से जंगें इम्प्लीमेंट की गई हैं पूरी दुनिया पर, स्पेशली अफ्रीका में और इन इलाक़ों में, वो इकॉनमी के लिए थी। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा कि 19वीं सदी के आखिर में, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर कहलाता था और यूरोप की सनतें जो थीं वो सर चढ़ कर बोल रही थी। यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्री थी उसकी पैदावार पूरी दुनिया के ऊपर छा रही थी और यूरोप के ऐसे वक्त के अंदर अपनी सनतों की पैदावार के लिए, यूरोप को ऐसे वक्त के अंदर अपनी सनतों के लिए, अफरादी क़ुव्वत के लिए, और यूरोप को ऐसे वक्त के अंदर अपनी सनतों की पैदावार के लिए नई मंडियों की तलाश थी। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? वो चढ़ दौड़े, पूरी दुनिया के ऊपर वो फैल गए और एक नई जंग थी। दुनिया को कॉलोनाइज़ किया जा रहा था, आबादियों को ऑक्यूपाई किया जा रहा था, उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे किए जा रहे थे, उनकी अफरादी क़ुव्वत को कम कीमत के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये कोई छोटा मामला नहीं था। दुनिया को तहजीब से आशना करने के नाम पर, दुनिया को मॉडरेट करने के नाम पर वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके थे। और इसी दौर के अंदर आप देखें कि उनके आपस के अंदर क्लैश हो गया, उनके मफादात टकरा गए। और सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि 1881 के अंदर सहारा और ट्यूनिस पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया और जिसने इटली को बरहम कर दिया। और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और ये 1897 के अंदर थाईलैंड के लिए बरतानिया और फ्रांस में झगड़ा हो गया। और 1904 में बेल्जियम ने कांगो पर कब्ज़ा कर लिया और जिसने पूरे यूरोप को मुश्तल कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने टोगोलैंड, कैमरून और न्यू गिनी के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और जर्मन बरतानवी तनाव बढ़ चुका था। और 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप पूरी दुनिया में फैल चुका था। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख मुरब्बा मील के इलाके के ऊपर यूरोप काबिज़ हो चुका था। और इसी सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया कि इनके आपस के अंदर मफादात टकरा गए थे। 28 जुलाई 1914 को शाह ऑस्ट्रिया का बेटा फर्डिनेंड कत्ल कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर जंग मुसल्लत कर देता है, रशिया ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है, जर्मनी फ्रांस पर हमला कर देता है और उसके बाद बरतानिया, बेल्जियम और फ्रांस में अपने मफादात को देखते हुए जंग में उधर जाता है। और उसके बाद जर्मनी अमेरिका के बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला कर देता है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं इसके अंदर और अमेरिका भी इस जंग के अंदर शामिल हो जाता है। एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत तवील जंग। और हैरत अंगेज़ बात तो है कि ये ग्लोबल वार थी और ये स्पेशली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से थी। सिर्फ माशी मकासद के लिए लड़ी गई ये जंग दरअसल ताकतवर सनती क़ुव्वतों के दरमियान कमज़ोर मुल्कों की अफरादी क़ुव्वत, उनके वसाइल, उनकी ज़मीनों और तिजारती मंडियों के ऊपर कब्ज़े के लिए थी।
और इसको दुनिया की नौन तारीख में शायद सबसे पहली सबसे बड़ी जंग फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दिया जाता है, पहली जंग अजीम। और इसके अंदर 16 मिलियन लोग मारे गए, 21 मिलियन लोग इसके अंदर जख्मी हुए, 9.7 मिलियन फौजी इसके अंदर मारे गए, 6.8 मिलियन सिविलियन लोग मारे गए। बहुत बड़ी जंग, और ये इसका तख्ता मश्क बना था अफ्रीका और अरबिया, एशिया, फॉर ईस्ट, इनकी वजह से हुई और लड़ी ये यूरोप के अंदर गई। ये जंगें आज भी उसी तरह चल रही हैं, उसी तरह वही पोजीशन है, तलवारों से ये पिस्टल और उसके बाद क्लाशन, और आज उनके 4th जनरेशन वारफेयर वेपन। सबसे बड़ी चीज़ जो उनके लिए है वो वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। ये इनके ऐसे 2 हथियार हैं जो खड़ी खड़ी रियासतों को गिराने के लिए इस्तेमाल कर लें। ये वो वेपन्स हैं जो मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देते हैं और एक भी गोली नहीं चलाई जाती इसके अंदर। अब देखें कि यूगोस्लाविया को जब इन्होंने ख़त्म किया है, बाल्कनाइज किया है, तो इन्होंने क्या किया था कि उनको लोन दिया 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और यूगोस्लावियन गवर्नमेंट वो लोन की किस्त अदा करने के काबिल नहीं थी, और फिर ये वर्ल्ड बैंक और IMF वाले वहाँ जाकर बैठ गए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमारे बजट की नोक फलक संवारते हैं। ऐसे मुल्कों को दिए जाते हैं ये लोन्स जो देने के काबिल ना हो अदा करने के, ताकि वो उनको, हाँ, ये एक ऐसे हालात के अंदर उनको झगड़ा जाता है, एक ऐसी पोजीशन खड़ी कर दी जाती है कि वो लोन लेते हैं और मुसलसल ट्राई करते हैं कि उस लोन को अदा करें, और उस लोन को अदा करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान की पोजीशन आपके सामने है कि हम अपने कर्जों को रीशेड्यूल करते हैं, उनसे कर्जा लेते हैं कर्जे की किस्त अदा करने के लिए, और ये लोग भी कर्जा देने के काबिल नहीं थे यूगोस्लावियन, और इन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली उनके साथ कि उनके एनर्जी रिसोर्सेज का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी इंडस्ट्री को बर्बाद किया। और सबसे खौफनाक अमल उन्होंने ये किया कि उन्होंने मशवरा दिया IMF ने उनको कि आप तो 7 दिन गैस इस्तेमाल करते हैं, यूक्रेन के रास्ते सर्बिया से आ रही है, इतना महंगा ये सिस्टम है आपका और ये बिलियंस का आपका नुकसान है, आप 6 दिन गैस इस्तेमाल करें, 1 दिन बचत करें, आपको लाखों डॉलर बच जाएंगे, आप हमारी किस्त भी अदा करें और उसके साथ आप अपनी मईशत को भी मजबूत करें। और वो उनके झांसे के अंदर आ गए। वो कौम जो हफ्ते में 7 दिन कमाती थी और पूरी नहीं पड़ती थी, अब 1 दिन गैस ना होने की वजह से छुट्टी करने लगे। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, और साल में बहुत जा पीछे पड़े, और जिसका नतीजा क्या निकला, उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हुई, और इंडस्ट्री बर्बाद होने के साथ कुछ ही अरसे के बाद यूगोस्लाविया क्रैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। तो ये इनके सबसे खौफनाक वेपन है, और ये पाकिस्तान के ऊपर भी आपको, हम तो समझ रहे थे कि 1947 में हम कुली तौर पर आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन नहीं, हमारी सेज हुई थी 48 के अंदर, 1 अप्रैल 1948 के अंदर। यहाँ ज़रा एक सवाल है, अभी आपने जो नक्शा बताया, जो रिसर्च आपने पेश की, वो ये कि सारी जंगों के पीछे अमन का सौदागर, अमन का पैगंबर, अमन का चैम्पियन मगरिब है, लेकिन जंगें वो कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो लड़वा रहा है, वसाइल वो फराम कर रहा है, हथियार वो पैदा कर रहा है, और जो कुछ पोटेंशियल रियासतें हैं उनको वो कर्ज़ों के जाल में फंसा के इस हथियार से तबाह कर रहा है। अब आपने भी पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान तो इस दुनिया में वो खित्ता है जिसके आने के बाद दुनिया भर में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई थी। तो क्या पाकिस्तान आज़ाद, अभी आपने जो जुमला कहा पाकिस्तान आज़ादी के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था 1947? नहीं, नो डाउट के पाकिस्तान 1947 में ज़मीन का टुकड़ा हमें मिला, लेकिन क्या हुआ 1948 के अंदर जब आपके फिरोजपुर हेडवर्क से और मधुपुर हेडवर्क से आपका पानी रोक दिया गया, मिलियंस ऑफ एकड़ के ऊपर खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो रही थी। 60s के अंदर जब आपका रावी, सतलज और ब्यास डाइवर्ट कर ले गया था, उस वक्त आपकी मईशत, आपकी ज़राअत खतरे दाव के ऊपर लग गई थी। वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा कि ये 3 दरिया आप उनको दे दें, झगड़ा ना करें, 3 दरिया उनको दे दें, और वर्ल्ड बैंक ने कहा हम आपको कर्जे देते हैं, हालैंड वगैरह इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तान को कर्जे दिए गए, डैम बना ले, और उनका पानी पानी हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी गेम हो गई थी हमारे साथ। उस वक्त 3 करोड़ 74 लाख हमारी आबादी थी, और इस वक्त 18 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। हमारी डिमांड बढ़ गई है, ज़रूरत बढ़ गई है, और हम एक बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर आ गए हैं। आप देखें कि अब 2011 का दौर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। सहराओं में, मैदानों में, पहाड़ों में हर जगह बिजली पहुंचाई जा चुकी है, हर जगह काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि 2010 के अंदर हमारे पास 24,474 मेगावाट बिजली की ज़रूरत थी हमें, और जबकि हमारे पास 6,577 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। हमारे नौजवान सड़कों पर टायर जला रहे थे, हुकूमती एहलकारों से हाथापाई हो रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडस्ट्री को उखाड़ कर बांग्लादेश, श्रीलंका, दूसरे मुल्कों में लगाने की बातें की जा रही थी, बल्कि मुंतकिल किया जा रहा है। इस वजह से हमारे पास 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। सिर्फ फैसलाबाद में 1000 के करीब इंडस्ट्री मुतासर हुई है, 40 लाख मजदूर जो हैं वो मुतासर हो गए। और हकीकत तो यह है कि हमारे पास ऐसी कमी नहीं है। 6th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है हम, दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है,
पाकिस्तान दुनिया की 5वीं एटॉमिक पावर है, दुनिया की 7वीं अस्करी फौज का हामिल है, और पाकिस्तान दुनिया का 7वां क्रूज मिसाइल बनाने वाला मुल्क है, और आलम इस्लाम का मैं तो कहूँगा कि माथे का झूमर है पाकिस्तान के 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं। आपसे आबादी में, जोग्राफी में, तारीख में, दौलत में बड़े मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम का किला एटॉमिक पाकिस्तान दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे में। जब आप एटमी धमाके कर रहे थे, इंडोनेशिया की गलियों के अंदर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, इसका कोई मकसद है। लेकिन इन सारी चीज़ से हम ये नहीं कहते कि हमारे पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप देखें हाइड्रल पावर को, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, और नहरों और दरियाओं के ऊपर पावर प्लांट्स लगाकर जो एस्टिमेट है वो 45,000 मेगावाट बिजली आप पैदा कर सकते हैं। 2010 की आपकी रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 थी, और 6,500 मेगावाट आप पैदा कर रहे हैं। बाकी सारा पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है। हालांकि ये दरिया हज़ारों सालों से चल रहे हैं और हज़ारों साल इसी तरह बहते रहेंगे। दुनिया का सबसे सस्ता निज़ाम था, लेकिन हमसे क्या गलती हुई, हमने IMF के दबाव के ऊपर इस दुनिया के सबसे सस्ते निज़ाम को रद्द कर दिया, और उन्होंने हमें डैम बनाने से रोका। हमें डैम के लिए 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि हमें किस्तों का मुतालबा करते रहे, और हमें मशवरा दिया कि आप रेंटल पावर प्लांट और तेल से चलने वाले बिजली घर लगा लें, और बेहतरीन मशवरा उनका था, लेकिन हैरत अंगेज था। पूरी दुनिया के साइंसदान वो हैरत में पड़ गए कि जब $45 पर बैरल तेल का रेट था, यूरोप ने कहा ये महंगा हो गया, हम इसको इस तरीके से बिजली पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जब $150 पर बैरल से रेट बढ़ गया तेल का, हमने पूरी दुनिया से 50 साल पुराने रेंटल पावर ला के पाकिस्तान के अंदर लगा दिए। ₹9.45 पावर प्लांट के गेट के ऊपर आपका बिजली का यूनिट पड़ता है। दुनिया का सबसे महंगा यूनिट आप अपनी आवाम को दे रहे हैं। सारिफ को तो 13-14 पैसे का, सारिफ को और मजीद टैक्सेस वगैरह पड़ गया और ज्यादा पड़ता है। ये बात की तवानाई की, हम चाहेंगे कि आपसे एक छोटा सा वक्फा लेने के बाद हम पाकिस्तान के दीगर वसाइल की बात करेंगे, क्योंकि तवानाई है, उसके अलावा वसाइल हैं, ज़मीन के अंदर मादनियात हैं, और अफरादी क़ुव्वत है, और बेतहाशा ज़खायर हैं। नाज़रीन, हमारी अबू वक़ास साहब से गुफ्तगू जारी है। इनकी रिसर्च बहुत दिलचस्प, बड़े ज़बरदस्त आदाद शुमार, पाकिस्तान के अंदर कितनी सलाहियत, और पाकिस्तान आलम इस्लाम के माथे का झूमर, इसके अंदर कितने और वसाइल हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको छीनने के लिए, जिस पर कब्ज़े के लिए, और जिसको अपने तसर्रुफ़ में लाने के लिए मगरिब बेचैन है। एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।